तो स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अर्जुन। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय संविधान को। और भारतीय संविधान की इस सीरीज में ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का परिचय। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कई बार बहुत जटिल हो जाते हैं, समझने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो हमारी जो इस सीरीज में जो टॉपिक्स होंगे उन्हें हम इतने सरल तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपने पहले कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कौन कौन सी टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो आता है भारतीय संविधान। ये संविधान है क्या, जिसकी बात हर देश करता है। हर देश के में एक संविधान होता है। ठीक है, ये संविधान क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा आ जाता है संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कोई भी देश है उसे अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर हम देखने की कोशिश करें कि भारतीय संविधान जो है उसकी एक झलक देखने की कोशिश करेंगे। जो हमारा जो वास्तविक जो संविधान है वो कैसा है, यानी कि जो 1950 में जिस संविधान को हमने लागू किया था वो कैसा है रियल में वास्तविक, और वो कहाँ है, ठीक है, किस रूप में है, ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर हम एक संविधान, यानी कि जैसा हम जानते हैं कि ये पुस्तक है, ठीक है, तो इस पुस्तक का प्रारूप कैसा है, किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है, किन पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है ना, कितने आर्टिकल्स हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे भी नजर डालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अक्सर हम कुछ संवैधानिक जो प्रावधान होते हैं उनसे रूबरू होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आते, जैसे कानून, संवैधानिक प्रावधान, अध्यादेश, नियम, विनियम, इस प्रकार की जो अवधारणाएं हैं अक्सर हमें कंफ्यूज करती हैं। हम कई बार कानूनों को और संविधान को एक ही मान लेते हैं जबकि थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आता है हमारा संविधान, ठीक है ना, यानी कि संविधान क्या है। आप में से सब लोग जानते ही हैं कि हाँ, संविधान किसी देश को चलाने के लिए एक पुस्तक है ना। तो इसी प्रकार से हम इतनी सरल रूप से हमने समझते हैं, हम जानते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या निकल के आता है, और हम हर एक की पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे और तोड़ के उसे डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि उसका वास्तविक अर्थ क्या निकलता है। तो सबसे पहले अगर परिभाषा की बात करें तो ये क्या है, देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, ठीक है ना। कौन सा है, सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज, जो सरकार के गठन, यानी कि सरकार के गठन, उसकी शक्तियां, यानी कि उनकी शक्तियां, नागरिकों के अधिकारों, यानी कि नागरिक जो है उनके अधिकारों और कर्तव्यों के नियम तय करता है। यानी कि देखें तो देश का जो अगर इसकी परिभाषा देखें, संविधान क्या होता है, संविधान होता है देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज जो सरकार के गठन, उनकी शक्तियां, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के नियम तय करता है। ये हमने इसकी परिभाषा पढ़ी। अब एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा सर्वोच्च दस्तावेज। इसका अर्थ क्या है, सर्वोच्च दस्तावेज का अर्थ होता है कि हमारा जो शासन प्रशासन जो चलता है, भारत जो हमारा राष्ट्र है उसमें जो सर्वोच्च स्थान जो किसी दस्तावेज को दिया गया है वो इसी दस्तावेज को दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि इससे ऊपर कोई नहीं है। इसीलिए कहता है, जो भी कई बार आपने कई चीजों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि भाई जो भी होगा संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो भी है हम संविधान के दायरे में रहकर काम कर सकते हैं, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो क्या है, ये सर्वोच्च दस्तावेज है। जितने भी आप कोई भी बुक उठा लो उन सब में सबसे सर्वोच्च क्या है, इसे दर्जा दिया गया है। क्यों, क्योंकि जितना शासन प्रशासन जो भी चलता है सब इसी के नियम के अधीन चलता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है ना। वो गैर संवैधानिक हो जाता है। पहली चीज आपने समझ ली। दूसरा आता है जो सरकार के गठन। अब गठन की बात आती है, इसका मतलब ये होता है कि अब इसी संविधान में ये प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि ये सरकार के गठन को, यानी गठन यानी कि उसकी किस प्रकार से उसका चुनाव होगा, किस प्रकार से नियुक्ति होगी, यानी कि पूरी सरकार। और सरकार में केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनका मंत्रिमंडल, इसके साथ साथ जितनी प्रशासनिक इकाइयां हो गई, आप नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, ठीक है ना, महान्यायवादी हो गए, इस प्रकार के जितनी और बड़ी जो संवैधानिक पद हैं उन सबकी नियुक्ति की बात करता है। उनका कार्यकाल, उनका चुनाव की प्रक्रिया, ये सारी चीजें किसमें, हमारे संविधान में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनकी शक्तियों की। अब कोई सरकार अगर काम कर रही है तो जाहिर सी बात है उसे उस काम को
करने के लिए कुछ शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो वो शक्तियां किसमें लिखित हैं? वो हमारे संविधान में ही लिखित होती हैं, जिनके आधार पर कोई सरकार अपने जो भी डिसीजन लेती है उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। अब सरकार का गठन हो गया, शक्तियां हो गई, उसके बाद बात आ जाती है नागरिकों का क्या होगा। भाई अगर किसी भी देश में उसका जो मेन कौन होता है, मेन तो जनता होती है ना, तो उस जनता का तो बिल्कुल ये क्या करता है, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है ना। यानी कि हर संविधान कहीं ना कहीं, हर संविधान की तो खैर बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ संविधान की बात करता हूं, तो संविधान क्या करता है, नागरिकों के अधिकारों, ठीक है ना, और उनके कर्तव्यों, ठीक है ना। यानी कि अब जनता है, ठीक है ना, ये तो नागरिक हैं किसी देश के, तो उनके अधिकारों की बात भी संविधान करता है, और साथ के साथ कुछ कर्तव्यों के नियम तय करता है। तो इस प्रकार से हमने समझा, परिभाषा को देखा और परिभाषा को डिटेल में समझने की कोशिश करी। एकदम हम बेसिक अगर हम सोचे, तो अगर आपसे कोई कहे कि संविधान क्या है, तो बस ये कह देना भाई रूल बुक है। क्या है? एक रूल बुक है। कैसी रूल बुक? ये किसी देश को चलाने के लिए एक रूल बुक है, ठीक है ना। यानी कि कोई सरकार, कोई सत्ता, शासन, प्रशासन जो भी चलेगा वो इसी के दायरे में चलेगा। इसमें जो नियम विनियम जो भी लिखित हैं, उन्हीं के आधार पर ही सरकार कोई फैसला लेगी, सरकार प्रक्रिया करेगी, इससे बाहर नहीं जाती, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संविधान कहलाता है, ठीक है ना। तो हमने परिभाषा देख ली, हमने एक प्रैक्टिकली तरीके से संविधान को समझने की कोशिश की। अब आ जाते हैं कि ये संविधान इतना क्यों जरूरी हो जाता है। देखो, मान के चलते हैं संविधान क्या है, एक रूल बुक है देश को शासन चलाना। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं ये बताता हूँ। मान के चलते हैं आप एक गेम खेलते हैं, क्रिकेट का एग्जांपल देख लेते हैं। अब क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में क्या होता है, अब जब तक कोई नियम नहीं होंगे तब तक कोई कैसे जीत हार का पता चलेगा, किसे आउट कहेंगे किसे नॉट आउट कहेंगे, ठीक है ना, कौन सी बॉल नो बॉल कहलाएगी कौन सी नहीं, पिच की लंबाई कितनी होगी, चौका किसे कहेंगे छक्का किसे, तो ये क्या, ये सारे के सारे प्रावधान है ना, किसमें, ये गेम के प्रावधान किसके, क्रिकेट के है ना। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से खेल के प्रावधान होते हैं, उसी प्रकार से एक शासन प्रशासन चलाने के लिए, एक राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ लिखित उपाय नियम होते हैं, जिसे हम संविधान कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई? आशा करता हूं ये चीज बहुत गहराई से आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, ठीक है ना। यानी कि संविधान की ऐसी क्यों जरूरत होती है, ऐसी क्या आवश्यकता होती है कि हर देश इसे अपनाता है, हर देश अपने विकास की प्रक्रिया में, अपने राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया के बाद सबसे पहले एक संविधान को अडॉप्ट करता है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि सबसे पहला इसका रीजन आता है शासन व्यवस्था तय करना, ठीक है ना। यानी कि अब क्या होता है कि मान के चलो हमने एक राष्ट्र, हमारा जैसे भारतीय, जैसे भारत आजाद हुआ था, उसके बाद 1947 के बाद हमने जो, बल्कि आज़ादी से पहले ही 1946 में ही हमने 9 दिसंबर 1946 में ही अपनी संविधान सभा का गठन करके और संविधान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वो पहले से ही शुरू हो गई, जिससे कि आज़ादी के बाद जो हम नियम कायदे कानून जिनका निर्माण करेंगे, वो उनका आधार क्या होगा, है ना, उनका आधार होता है संविधान, ठीक है ना। तो उसी के आधार पे हमने भारतीय संविधान की आवश्यकता होती है, यानी कि किसी शासन व्यवस्था को तय करना, यानी कि वो शासन व्यवस्था किन कायदे कानूनों पर चलेगी, तो उसके लिए जरूरी क्या होता है, संविधान होता है, ठीक है ना। तो पहला ये हो गया, ठीक है, यानी कि वही जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, सरकार कैसे बनेगी, ठीक है ना, ये तय करता है। नेता कैसे चुने जाएंगे और किस प्रकार से चुने जाएंगे, ठीक है, निर्णय प्रक्रिया क्या होगी, तो ये सारी, तो पहला क्या हो गया, यानी कि इसकी पहली जरूरत क्या होती, शासन व्यवस्था को तय करना, ठीक है ना, यानी कि शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कारण आता है, देश की एकता और अखंडता। अब क्या होता है, मान के चलते हैं कि हमने कोई देश का निर्माण हुआ या देश कोई आजाद हुआ, और उसके बाद में उसमें कोई नियम विनियम नहीं है, तो ऐसे अगर हर कोई अब क्या किसी भी राष्ट्र में छोटे छोटे स्टेट होते हैं ना, जैसे अगर भारत की कही जाए तो भारत के छोटे छोटे राज्य। अब ऐसा हो, उन्हीं राज्यों में से कोई एक राज्य कह दे कि भाई हम अपना अलग अपना संविधान बनाएंगे, हम अलग राज्य, हमारा अलग देश बन जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए क्या जरूरी कर दिया गया कि संविधान का एक दायरा होता है, वो कहीं ना कुछ सीमाएं लाता है, जिसके आधार पर कोई राज्य या सरकार अपने को एक राष्ट्र से अलग नहीं कर सकती। तो इस प्रकार के कुछ, यानी कि कुल मिला के क्या है, एकता और अखंडता। दूसरा क्या होता है, अब एक राष्ट्र की बात की जाती है तो उसमें कई धर्म भी हो सकते हैं,
कई भाषाएं भी हो सकती हैं, कई विचारों के लोग भी रहते हैं, ठीक है ना। तो उनमें एकता और अखंडता बनी रहे, इसके लिए क्या जरूरी क्या होते हैं, नियम होने चाहिए ना। और उन्हीं नियमों के लिए संविधान बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से यानी कि संविधान की जो दूसरी आवश्यकता होती है वो होती है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। अब जैसे भारत की देखें तो भारत में भी जैसे भाषा, धर्म, संस्कृति में, ठीक है ना, एकता स्थापित करना, ठीक है ना। हमारे देश में भी कई भाषाओं के लोग रहते हैं, ठीक है ना, कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं। तो इनमें एकता बनी रहे इसके लिए जरूरी है प्रॉपर नियम होने चाहिए। तो इसी कारण से हमारा संविधान उसमें बहुत मददगारी साबित होता है। उसके बाद सभी राज्य क्षेत्रों को जोड़ने वाला ढांचा होता है। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना। इससे क्या यानी कि जो केंद्र से अलग नहीं हो सकता, यानी भारत राज्यों का संघ हुआ। अब डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने इस चीज पे एक कमेंट किया था कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि राज्य जो है केंद्र के अधीन होंगे, बिल्कुल नहीं। या राज्य केंद्र के बीच किसी प्रकार का समझौता है। और ना ही ये कहा कि राज्य खुद को अपना केंद्र से अलग कर सकते हैं। तो एक प्रकार का ये सामंजस्य है, ठीक है ना। तो उस चीज के तो इस प्रकार से यानी कि एकता अखंडता बनी रहे इसके लिए दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई। तो इस लिहाज से भी हमारा संविधान बहुत हमारे लिए लाभदायक होते हैं। राष्ट्रीय एकता का आधार होता है, तो जैसे हमने देखा राष्ट्रीय एकता का, ठीक है। तीसरा हमारा जो आता है सत्ता पर नियंत्रण। अब मान के चलते हैं कोई सरकार किसी संविधान अगर ना हो तो वो क्या करेगी, वो तो पूरी तरीके से मोनार्की हो जाएगी ना, एक तरीके से राजतंत्र हो जाएगा कि जो राजा ने कह दिया वही नियम लागू हो गया, है ना। अब ऐसे में तो हर विचारधारा की सरकारें आती रहती हैं, है ना। तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए क्या करता है एक संविधान, लिखित नियम होते हैं, किसी राष्ट्र की पृष्ठभूमि के आधार पर तय किए जाते हैं। वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं, किन भाषाओं को बोलने वाले, किस संस्कृति के लोग रहते हैं, वहां का प्रशासन को और बेहतर तरीके से चलाया जाए, लोगों सरकार की जवाबदेही हो, है ना, लोगों के प्रति, जनता के प्रति। तो ऐसे के लिए कानून पहले से एक संविधान सभा के द्वारा बनाए जाते हैं जिससे कि सरकार की जवाबदेही हो, सरकार अपनी शक्तियों का किसी प्रकार से दुरुपयोग ना करे। तो इसी प्रकार से ये सत्ता पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, यानी कि ऐसा ना हो कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। तो इसके लिए संविधान, मान के चलते हैं कोई सरकार है, मान के चलते वर्तमान सरकार को समझ में आया कि भाई हम ये प्रावधान लाने वाले हैं। अब मान के चलो वो प्रावधान हो सकता है बहुमतों के हितों में हो, लेकिन अल्पसंख्यकों के हितों में नहीं है। तो वो तो ले आएगी क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें वोट बैंक से मतलब है। और वोट बैंक एक बार मिल गया तो बस उन्हें उन्हें भाई जो उनकी जीत या हार तो बहुमत के आधार पे। लेकिन क्यों नहीं कर पाती सरकार अक्सर, क्योंकि ऊपर संविधान है, ठीक है ना, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। वो गैर संवैधानिक, उसका किसी भी प्रकार का ऐसा कोई लॉ आता है वो गैर संवैधानिक करार दे दिया जाएगा। तो इसीलिए क्या कर रहा है ये, एक प्रकार से सत्ता पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, यानी कि सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो शक्ति का दुरुपयोग है ना रोकता है, ठीक है ना, नेताओं अधिकारियों को मनमानी से रोकता है, ठीक है। मान के चलते हैं अगर इस प्रकार का शासन हो जाए कि कोई संविधान ना हो, ठीक है ना, और तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि करप्शन कितने बड़े लेवल पे हो सकता है। आप कहीं जा रहे हैं और आपको पकड़ लिया, ठीक है ना, अ, आपको पकड़ लिया, ठीक है ना, किसी ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ओके। और उसके बाद में बिना किसी कारण से, ठीक है, और आपको जाके लॉकअप में बंद कर दिया। मान के चलते अगर आपके पास में आर्टिकल 21, 22 का अधिकार नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, सोचिए ना। संविधान नहीं है और संविधान में आपके पास विशेष तौर पर आर्टिकल 22, ठीक है ना, जो आपकी गिरफ्तारी के बाद में लागू हो जाता है। फिर आपके क्या क्या रक्षा के अधिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। वो नहीं है तो उस दौरान क्या करेंगे, और है तो क्या करेंगे। है तो ये करेंगे कि आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश होने के अधिकार हैं, ठीक है ना। आपको जो है ऐसा नहीं कि पुलिस जो है एक बार गिरफ्तार कर लिया आपके आपके अपने पास ही कई दिनों तक रखे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट को पास पेश करना पड़ेगा, उसे रीजन बताना पड़ेगा आपको गिरफ्तार क्यों किया गया। ऐसी कई चीजें, और इसे इंप्लीमेंट के लिए कई सारी गाइडलाइंस आती रहती हैं सरकार की, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना। इसे और अच्छी तरीके से जैसे कि इंप्लीमेंट, सोचो अगर संविधान ना हो तो क्या हो। तो इस प्रकार से हम समझे सरकार की जो शक्तियों को दुरुपयोग करने से रोकता है,
नेता या कोई अधिकारी अगर मनमानी करता है या किसी को बिना वजह गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, तो हमारे ऊपर क्या बैठा? संविधान। संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज में भी मददगार साबित होता है। अगला आ जाता नागरिक अधिकारों की गारंटी। जैसा कि अभी मैंने पीछे भी बताया कि जहां भी जो नागरिक हैं, ठीक है ना, उनके अधिकारों की अगर हनन होता है, ठीक है ना, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो ये संविधान वहां रक्षा करता है। ठीक है ना। आप कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और मान के चलते कोई जैसे कि हमारा जो भारतीय जो संस्कृति रही है, इसमें वर्ण व्यवस्था रही है, और उसके बाद से उसका एक हीन रूप जो है जाति व्यवस्था के रूप में निकल के आया, और जिसमें जातिवाद के कारण से छुआछूत की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना। तो अगर मान के चलते हैं, अब क्योंकि समाज ने तो स्वीकार कर रखा था, तो समाज स्वीकार करता था, लेकिन नैतिक रूप से तो गलत है ना। अगर हम नैतिक रूप से एक मानवता के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते तो वो गलत है ना। तो उसके लिए सरकार ने भी क्या करा? नागरिकों के अधिकारों की गारंटी दी। मतलब सरकार ने मतलब संविधान ने गारंटी दी, जो नागरिकों के जो अधिकार होंगे उनकी गारंटी देता है। यानी कि अगर अब किसी के साथ में छुआछूत जैसा कोई भी कृत्य होता है, तो वो कहां जा सकता है? वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। किसके तहत में? क्योंकि उसके पास में फंडामेंटल राइट है। कौन सा? आर्टिकल 17। ठीक है ना। तो ये क्या एक प्रकार से उसके क्या दिया? नागरिकों के अधिकारों की गारंटी दे दी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो प्रावधान आता है, यानी कि मौलिक अधिकारों को देता है। ठीक है। जैसे समानता, जिसकी प्रकार से हमने समानता का, ठीक है ना, मान के चलते किसी व्यक्ति को वो सरकार के अगेंस्ट में कुछ बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, ठीक है ना, और उसे उठा के बंद कर दिया जाता लॉकअप में। ठीक है ना। तो ये क्या? उसकी स्वतंत्रता का हनन हुआ ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है ना, उसका वायलेशन हुआ। तो सोचो, अगर संविधान ना हो और इस प्रकार का कृत्य होता, तो सरकार तो अपनी मनमानी करेगी। लेकिन क्या है? हमारा संविधान है जो हमें किसकी? हमारे नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे देता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसके बाद जैसा कि मैंने एक एग्जांपल बताया भी था, अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के अत्याचार से बचाता है। यानी कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की। अब क्योंकि सरकार बहुमत से आती है, तो बहुमत वाले लोग ऐसे, अगर संविधान ना हो तो वो तो अब अल्पसंख्यकों पर किसी प्रकार से उन पे दबाव डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता अक्सर? क्योंकि ऊपर हमारा है संविधान। ठीक है ना, वो क्या हमें गारंटी देता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो कमजोर वर्गों, SC ST एक्ट, महिलाएं और उनके, और आपने देखा भी होगा इनके इनके लिए आपका जैसे SC है, ठीक है ना, तो इसमें SC ST एक्ट आ गया। ठीक है ना, इनके रक्षा के लिए। ठीक है ना। महिलाओं के लिए भी कई गाइडलाइंस आती रहती हैं। ठीक है ना, दहेज अधिनियम हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से जो इनकी रक्षा के लिए, इनकी प्रताड़ना को रोकने के लिए, ठीक है ना, तो वो इस प्रकार से सरकार इन्हीं संविधानों की, संविधानिक जो है प्रावधानों के तहत लाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक चौथा हमारा कारण बनता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। पांचवा कारण देखता परिवर्तन का माध्यम। अब देखो, कोई भी संविधान बनता है, उसका क्या होता है? वो समय के अनुसार अपने आप को बदलता रहे, वही एक वास्तविक और एक सशक्त संविधान कहलाता है। ठीक है ना। यानी कि समय के अंतराल में जनरेशन वाइज जो हमारी सोसाइटी है, हमारे समाज है, उसमें बदलाव होते रहते हैं। उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि संविधान अपने अनुरूप बदलता रहे, उस संस्कृति, उस सोसाइटी के अनुरूप बदलता रहे समय के साथ में। ठीक है ना, बदलाव होता है। और इसीलिए हमारा जो भारतीय संविधान है, उसे भी एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। ठीक है ना, जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो समय के अनुरूप उसमें संशोधन होते रहते हैं। जैसे जैसे समय की आवश्यकता होती है, उसी के अनुरूप उसमें आवश्यक संशोधन होते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये परिवर्तन का माध्यम होता है। अब क्या? समय के साथ बदलाव की अनुमति देता है। ठीक है। संशोधन नए सामाजिक मूल्यों को अपनाने का रास्ता खोलता है, प्रगतिशील समाज की निर्माण करता है। ठीक है ना। यानी कि एक प्रगतिशील समाज क्या होता है? वही होता है जो समय की आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढाल ले। ठीक है ना। तो उसके तो ये तो अगर संविधान ना हो और ऐसे कोई नियम ना हो, मान के चलते आज संविधान ना होता, ठीक है ना, और कई सारे ऐसे कृत्य होते हैं, जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा। अगर संविधान में महिलाओं को या समान अधिकार वाली प्रावधान ना होते, तो क्या 3 तलाक जैसे मुद्दे को, क्योंकि वो एक धार्मिक एक विषय बन जाता है, क्या उसे समाप्त करना अ, इतना आसान होता है? नहीं होता ना। तो इसीलिए, और इससे पहले का एक उदाहरण देखो, हिंदू धर्म में सती प्रथा का प्रावधान था, समाज ने बहुत स्वीकार कर रखा था, उसके
उस समय बहुत विरोध हुआ ब्रिटिशर का। ये बहुत अच्छा कदम था ब्रिटिशर का, लेकिन उसका विरोध हुआ था क्योंकि वो एक धार्मिक विषय था, ठीक है ना। लेकिन आज के दृष्टिकोण से देखें तो आज हम कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ था, है ना। आज के टाइम पे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो क्या होता ना, अगर समय के अनुरूप हमने अपने आप को बदलाव नहीं किया होता तो हम कहीं ना कहीं उसी रूढ़िवादी जो है धारणा में रहते। तो इसलिए जरूरी होता है, तो ऐसे प्रोविजन हो सके इसके लिए क्या जरूरत है, संविधान। क्योंकि उसमें बताया गया, जैसे हमारे संविधान में देखें तो आर्टिकल 368 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, परिवर्तन को एक माध्यम बनाता है, यानी कि संविधान में जब जरूरत होगी तो हम अपने संविधान को उसके समय के अनुकूल ढाल सकते हैं, यानी कि उसमें आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 5 आवश्यकताएं हमने देखी। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि एक संविधान हमने देखने की कोशिश की, ठीक है ना। उसके बाद उसकी आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है ना, ये आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है ना, एक संविधान क्यों जरूरी थे। अब एक चीज और देखने की कोशिश करते हैं, क्या हमारे जो जो विश्व में संविधान सभी देश पालन करते हैं, तो आंसर है बिल्कुल सभी देश लगभग, ठीक है ना। सभी देश संविधान का पालन करते हैं। वो बात अलग है कि उनका संविधान किस रूप का है। वैसे संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। लिखित संविधान होता है जैसे कि भारत का संविधान या अमेरिका का संविधान, ठीक है ना। अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान। दोनों में क्या अंतर होता है सर, दोनों में अंतर ये होता है, जो लिखित संविधान होता है वो विस्तृत संविधान होता है, बहुत डिटेल में लिखा होता है। जैसा कि हमारा जो भारतीय संविधान की बात करें तो बहुत मोटी पुस्तक है, जिसमें बारीकी से बताया गया सरकार क्या होता है, राज्य क्या होगा, सरकार की नियुक्ति कैसे होगी, सरकार कैसे जवाबदेह होगी, और कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति किस प्रकार से, बहुत डिटेल में दिया। ये लिखित संविधान हो जाता है। वहीं अगर अलिखित संविधान होता है तो वो वहां की मूल प्रथा परंपराओं के आधार पर चलता रहता है। हाँ, लेकिन कभी ये नहीं हो सकता कि कोई अलिखित संविधान का अर्थ ये है कि उसमें कुछ ना लिखा हो, बेसिक चीजें लिखी होती हैं। हाँ, वहां ऐसी कोई मोटी बड़ी पुस्तक नहीं होती, ये इसमें अंतर रहता है, ठीक है। तो लिखित दूसरा आता है कि सर संविधान सभी देश पालन करते हैं, बिल्कुल। आज के समय में जिस प्रकार की सोसाइटी या जिस प्रकार का कल्चर, लगभग सभी देश, चाहे बेशक वो मोनार्की क्यों ना हो, राजतंत्र, जैसे कि उत्तर कोरिया अगर आप बात करें तो उत्तर कोरिया में भी अपना संविधान है। हाँ, दोनों में अंतर इतना होता है कि एक लोकतांत्रिक देश होता है तो उसकी जो प्रक्रिया होती है वो जनता के हाथ में होती है। एक प्रकार से जो उसके चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वही उसमें किसी प्रकार का संशोधन या कोई नियम बना सकते हैं, है ना। और अगर जो मोनार्की है या कोई तानाशाह शासक है तो उसे इसकी आवश्यकता सिर्फ उसकी एक सिग्नेचर या उसकी एक जुबान के आधार पर बदलाव हो जाता है। कैसा, कौन, किसकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी वो केवल वही डिसाइड करता है, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं वो नाम का संविधान होता है कि नीचे जितनी प्रशासनिक इकाइयां उनके नियम तय कर देता है, बाकी जो है उसमें जो भी चेंजमेंट करना है वो शासक यानी कि उसका जो तानाशाह होता है उसके अंडर में होता है, ठीक है। तो एक जो है आपने देखा लोकतांत्रिक संविधान और गैर लोकतांत्रिक संविधान में अंतर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम जो है अगले टॉपिक, इसी में बढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं भारतीय संविधान की एक झलक। अब क्योंकि हम संविधान समझ चुके हैं कि हमारा संविधान क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा हम समझ गए संविधान की आवश्यकता किसी देश को क्यों होती है, ठीक है ना। अब आवश्यक चीज आता है, अब हम क्योंकि इतना बेसिक समझ गए, अब आवश्यकता होती है कि हम जाने कि हमारा जो भारतीय संविधान की झलक कैसी है और उसकी थोड़ी सी समझ बनाने की कोशिश करते हैं कि संविधान कैसा है, उसका कितने भागों में बांटा गया है, उसमें कितने अनुच्छेद हैं, उसमें कितनी अनुसूचियां हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है हमारा संविधान, ठीक है ना, जो उसकी वास्तविक प्रति है, यानी कि जो संविधान मूल रूप से बनाया गया था वो इस प्रकार से कुछ हमारा जो है भारतीय संसद में रखा है, ठीक है ना। इस प्रकार से उसे संरक्षित किया गया है, ठीक है। और एक इंग्लिश जो एक हमारी जो हिंदी की है प्रति, एक इंग्लिश की प्रति है, ठीक है। और आपने देखा जो मूल हमारे जो संविधान है वो इस प्रकार से दोनों में रखा है, ठीक है। इसमें इसे गैस के थ्रू जो है जिससे कि संरक्षित रहा, तो इसे बिल्कुल लॉक करके रख रखा है, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार की नमी ना आए, किसी प्रकार से वो ना। ये हमारी याद है कि हमारे जो संविधान सभा ने कितनी मेहनत मशक्कत से हमारे जो संविधान को तैयार किया था, ठीक है। उसको अच्छा एक चीज ध्यान रखने वाली होगी कि
संविधान, जब हम ये पुस्तक की बात करते हैं तो इस पुस्तक को हम, क्योंकि हम इसी के बारे में आगे के लेक्चर में, आगे के जो वीडियोस में समझेंगे, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक से, यानी कि क्योंकि अभी हमने संविधान समझा, संविधान की आवश्यकता, ये हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझा। अब हम भारतीय संविधान में उतर चुके हैं, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे भारतीय संविधान को, ठीक है ना। उसे पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से, तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो मैं उसे अलग तरीके से पढ़ने की मान के चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ये एक पुस्तक है हमारी भारतीय संविधान, ठीक है ना। ओके, अब हम इसे खोलते हैं तो हमारे सामने जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये लिखा ना, द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है ना। ये प्रस्तावना है, इसे मैं अलग से एक लेक्चर में डिलीवर करूंगा, एक नई वीडियो में लाके, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, काफी डिटेल से मैं इसे कवर करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी समझने के लिए हम ये समझते हैं कि संविधान में जब हम फ्रंट पेज खोलते हैं तो हमारा इस प्रकार से प्रस्तावना आ जाती है। और उसके बाद में फिर ये देखिए, ये हड़प्पा की मोहर है, ये जो एक्चुअल संविधान है, जो वास्तविक जो संविधान है उसकी प्रति है, और उसमें ये हड़प्पा सभ्यता है, उसकी जो मोहर थी उसका बहुत बहुत चित्रांकन किया गया है। हड़प्पा की इंडस सिविलाइजेशन की मोहरों का जो चित्र बने हैं, महाभारत के जो है कई दृश्य लिए गए हैं, तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये लिखा है पार्ट 1, ठीक है ना। उसके बाद में इस तरीके से अब हम यहाँ से हमने, यानी हमने पुस्तक खोली, पुस्तक में सबसे पहला प्रश्न आता है हमारे पास में प्रस्तावना। प्रस्तावना एक इसकी समरी होती है, हमारा संविधान क्या कहना चाहता है, तो उसके बारे में कौन कौन से नियम या उनकी एक, हमारी जो भारतीय संविधान है उसकी छवि को दर्शाता है, ठीक है ना। ये संविधान हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारा ये आता है कि यहां से हमारी स्टार्ट हो जाता है संविधान, ये लिखा पार्ट 1। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, हमारा जो संविधान है, इस संविधान को मोटे तौर पर अगर हम देखें तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, क्या है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जो हमारा संविधान है, मान के चलते ये संविधान है, और संविधान को इसमें कितने, देखो ये पहले कितना था, ये 22 पार्ट में डिवाइड था, अभी कितना है, 25 पार्ट है, 25 पार्ट, ठीक है ना। पार्ट क्या है, पार्ट ये एक तरीके से एक सेकेंड, अब इसके पार्ट्स क्या है, पार्ट्स एक तरीके से ये मान के चलो कि ये है इसके चैप्टर्स, ठीक है ना, ठीक है ना, या लेसन, ठीक है ना। ये पहले के थे, अभी यानी कि अगर हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को या संविधान को हम बांटते हैं तो उसमें कितने, यानी कि 25 अध्याय हैं, ठीक है ना, मूल रूप से 22। अब ये 22 से 25 का सफर क्या है, देखिए 22 ही हैं अध्याय, लेकिन इसमें क्लॉज 1 क्लॉज 2 इस तरीके से जो होते हैं ना इसके, यानी कि जो क्लॉज के आधार पे हो जाता है, यानी कि पार्ट 7A 6A इस तरीके से, ठीक है ना। ये 22, और इसके बाद उन्हें काउंट करके टोटल कितने, 25। अब ये हमारे, अगर आपसे कोई कहे कि ये इंडेक्स में अगर हम देखें तो हमारा जो भारतीय संविधान है ये कितने 25 भागों में विभाजित है, 25 चैप्टर्स में है डिवाइड, ओके, इतनी बात समझ के। अब इसके बाद में दूसरी चीज आ जाती है, ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद, ठीक है ना। अनुच्छेद कितने हैं इसमें, तो ये कितने हैं, पहले कितने थे, 395, आज कितने हैं, 448। इसका क्या फंडा है सर, इसका भी सेम फंडा है। ये कितने हैं, एक्चुअल में 395 ही हैं आज, अगर काउंटिंग की जाए। अगर आप सर्च करना चाहेंगे कि बताइए कि 396 संशोधन में, सॉरी अनुच्छेद में क्या है, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं एक्चुअल में, ये 395 ही हैं। लेकिन क्योंकि क्लॉज ए क्लॉज बी इस तरीके से जोड़ के कुल कितने 448 अनुच्छेद हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो ये क्या है, एक प्रकार से ये है, मान के चलो आपने चैप्टर स्टार्ट किया और उसमें सीरियल नंबर 1 2 3 अलग अलग प्रोविजन, पॉइंट 1 में ये, पॉइंट 2 में ये, पॉइंट 3 में, तो सेम चीज है आर्टिकल 1, ठीक है, राज्य और संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है ना, आर्टिकल, ठीक है ना, उसमें ये आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है ना। और पार्ट्स में कैसा आता है, पार्ट्स में जैसे पार्ट 1 में आ जाता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके बाद पार्ट बी में देखें तो आपका नागरिकता आ जाती है, ठीक है ना। पार्ट 1 में आ जाता है 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, और पार्ट 2 आ जाता है आपका 5 से 11 तक नागरिकता, ठीक है ना। तो अलग अलग पार्ट्स में
उसके बाद आर्टिकल वही कंटिन्यू चलते जाएंगे, उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। 1 2 3 जैसे 1 से लेके 4 तक आ गया, ठीक है ना, ये क्या पार्ट 1 आ गया, 5 से 11 तक आता है पार्ट 2, ठीक है ना। तो आप दोनों के बीच सामंजस्य समझ गए ना, ठीक है ना। पार्ट यानी कि चैप्टर, और आर्टिकल क्या है ना, एक तरीके से सीरियल नंबर है, ठीक है ना। जैसे सीरियल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये क्या है, एक तरीके से आर्टिकल हो गए। अब इनके अलावा यानी कि हमारे संविधान को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमने हमने इसे कई जो सीरियल नंबर थे उनके आधार पे जिन्हें हम आर्टिकल कह सकते हैं। तीसरी चीज आ जाती है इसमें, क्या है, इसमें है अनुसूचियां, ठीक है ना। कुछ अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? देखो ये पहले थी 8 अनुसूचियां, आज कितनी है, 12 अनुसूची, ठीक है ना, 12 अनुसूची। सर ये अनुसूची क्या है, ये अलग से प्रावधान लाने की क्या जरूरत थी? देखो अनुसूची कुछ नहीं है, बस इस क्या होता है कि हम जिन अनुच्छेदों में, अनुच्छेद क्या होता है, एक शॉर्ट में चीजों को बता देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे विषय रहे हैं जिनमें एक विस्तार से प्रोविजन की जरूरत पड़ी थी, तो उनके लिए हम अनुसूची हमने बना दी, ठीक है ना। उन अनुसूची में ये भी संवैधानिक दायरे में ही है, और उन अनुसूचियों में उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे शपथ है, ठीक है ना, शपथ लेने की प्रक्रिया कौन कौन से होते हैं, वेतन भत्ते आदि, तो इस प्रकार ये किसमें, अनुसूचियों में आते हैं। विशेष राज्यों का दर्जा देने का, किसका क्षेत्र सीमा कहां से कहां तक है, ये सारी चीजें किसमें, अनुसूचियों में आ जाती है, ठीक है। तो ये अनुसूची है, तो आपने समझ लिया। चैप्टर हमने चैप्टर में यानी कि पार्ट में एक तरीके से हमारे चैप्टर, आर्टिकल यानी कि एक तरीके से हमारे अनुच्छेद यानी कि सीरियल नंबर, उसके बाद अनुसूचियां, ठीक है। ये तीनों चीज समझ ली। यानी कि अभी इस हालत में है कि आपके सामने एक वास्तविक संविधान है, वास्तविक संविधान में फ्रंट पेज हमारी प्रस्तावना आ जाती है, उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाता है पार्ट यानी कि चैप्टर, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 है, आपने फ्रंट में देखा पार्ट 1, यानी कि यहां से चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट हो जाता है, और जैसे पेज पलटेंगे आपके सामने आर्टिकल 1 जैसे सीरियल नंबर 1, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाता है। उसके बाद आर्टिकल 4 तक पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट होता है, कौन सा, यानी कि पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है हमारा पार्ट 2 यानी कि नागरिकता का, यानी आर्टिकल 5 से, ठीक है, सीरियल नंबर 5 से, ठीक है ना, समझ गए। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा ये है। बाद में अनुसूचियां यानी शेड्यूल है, यानी कि कितनी, 12 अनुसूचियां हैं, पहले कितनी थी, 8 थी, ठीक है ना, समझ गए, बिल्कुल। तो हमने इस प्रकार से इन्हें, संविधान को समझने की कोशिश की। अब इसके बाद में हम आते हैं कुछ जो है इसकी जो है कानूनों का पदानुक्रम देखेंगे, कुछ मूलभूत अवधारणा है जिनमें अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, उन्हें जानने की कोशिश। लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि ये हमारी जो संविधान का जो परिचय था, बिल्कुल बेसिक वीडियो रही है। लेकिन अब हम ऐसा था कि मैं अगर इस वीडियो में बाकी के टॉपिक को या संविधान सभा का, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, बहुत बेसिक से चीजें समझने की कोशिश की। बिल्कुल जिस बच्चे ने कभी संविधान नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ से समझने की हालत में होगा। तो इसके बाद में हम जो अब आगे जो चैप्टर आएंगे वो हमारे लगभग प्रॉपर टॉपिक के साथ आएंगे। जैसे आगे आएगा संविधान का निर्माण, ठीक है ना, यानी कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान की जो सोच थी वो कैसे आई हमारे दिमाग में, कितना समय लगा संविधान बनने में, कौन कौन सी समितियां गठित हुई थी, किस प्रकार से जो है संविधान हमारे, उसमें कौन कौन सी बहसें हुई, ये सारी टॉपिक को कवर कर, कई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हम डिलीवर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस प्रकार से टॉपिक, फिर संविधान की विशेषता, संविधान का विकास, तो ये सारी चीजें आने वाली वीडियोस में हम कवर करने की कोशिश। आज की एक तरीके से परिचय था जिससे कि आप एक तरीके से इससे रूबरू हो हमारा संविधान, और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है ना, तो समझने की कोशिश की। तो अब इसके अलावा हम कुछ चीजें हम जो अक्सर हमें कंफ्यूज करती हैं उनके बारे में, यानी कि हम अक्सर समझते हैं संविधान क्या है, ठीक है ना। संविधान तो हमने जान लिया, यानी कि संवैधानिक प्रावधान, ठीक है ना, ये संवैधानिक प्रावधान है। अब संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, ठीक है ना, समानता हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज क्या है, ये एक प्रकार से संवैधानिक प्रावधान, यानी कि ये पदानुक्रम ये दर्शाता है, कानूनों का पदानुक्रम ये दिखाता है। अधिकांश हम ये कंफ्यूज रहते हैं, जो संवैधानिक जो प्रावधान होते हैं, ठीक है ना, संवैधानिक प्रावधान होते हैं और जो कानून होते हैं, ठीक है ना, अक्सर हम दोनों को एक ही समझ लें, लेकिन थोड़ा अंतर होता है। देखो संविधान जो संवैधानिक जो प्रावधान होते हैं उस सबसे ऊपर रखा जाता है, जैसे हमारे जितने भी अनुच्छेद हैं, लेकिन अनुच्छेद इंप्लीमेंट
किसके द्वारा होता है? कानूनों के द्वारा। यानी कि ये जो है ये संविधान है, संवैधानिक जो प्रावधान है, ठीक है ना, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है ना, बंधुत्व, ये जो चीजें हैं प्रावधान है, ठीक है ना, जो जितनी चीजें, ठीक है ना, ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा होती है? कानूनों के द्वारा। यानी कि इन संविधानिक जो प्रावधान हैं इन्हें लागू करने के लिए संसद क्या लाती है? कानून लाती है, ठीक है, क्या लाती है? कानून लाती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखें, अगर इसमें आर्टिकल 17 की बात की है, ठीक है ना, आर्टिकल 17 की बात की है, अब इसे इंप्लीमेंट करना है तो अब इसके लिए क्या लाना पड़ेगा? तो इसके बाद में क्या आ गया? सिविल राइट एक्ट आ गया, ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा जो है SC/ST एक्ट आ गया था, बाद में से और मजबूती के साथ में लाया गया था, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्रकार से किसी चीज को इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है बहुत सारे जो प्रावधान संविधान के आते हैं, जो संविधान के जो प्रावधान होते हैं उसे कानून के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, लाए जाते हैं। अब तो इस प्रकार से आप समझ गए, संवैधानिक प्रावधान होते हैं, इनके मार्गदर्शन में कोई कानून बनता है, ठीक है, जो केंद्रीय कानून होते हैं, किसके? केंद्र के हो गए, ठीक है ना, जो पूरे भारतवर्ष में लागू होते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ विषयों पर केंद्र के कानून नहीं होते, या होते हैं तो इतने कमजोर होते हैं, तो राज्य भी अपना एक कानून मजबूत सा ला सकता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है? संसदीय होते हैं, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में ही पारित होकर जो कानून बनते हैं वो संसदीय कानून या केंद्रीय कानून कहते हैं। उसके बाद जो राज्य में होते हैं, यानी राज्य की जो विधानसभा या विधान परिषद में पास होके बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? राजकीय कानून कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, यानी कि संवैधानिक प्रावधान हो गया, केंद्रीय कानून हो गया, राज्य के कानून हो गया। अब एक चीज आती है अध्यादेश। अक्सर आपने न्यूज में देखा होगा कि ये अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जिसे कहते हैं वो क्या है, ठीक है ना। तो अध्यादेश क्या है? ये आपातकालीन स्थिति में लाया जाता है। आपातकालीन का मतलब देखो ऐसा होता है कि कई दफा कोई कानून नहीं होता, लेकिन तुरंत किसी कानून की आवश्यकता होती है, तब इमरजेंसी में राष्ट्रपति या राज्यपाल बिना संसद में किसी प्रकार का विधेयक पारित किए अपना जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के सिर्फ एक सिग्नेचर के आधार पर क्या आता है? अध्यादेश आ जाता है। यानी कि इसमें लोकसभा या राज्यसभा में इतना कोई समय नहीं है, ठीक है ना, इस प्रकार से तब अध्यादेश। लेकिन उसके बाद में जो उस अध्यादेश को पारित करना आवश्यक था, अन्यथा वो रद्द हो जाता है। यानी कि आपातकालीन स्थिति जैसे ही खत्म होती है, उसके उसके बाद ये आवश्यक होता है कि पार्लियामेंट या राज्य की जो विधानसभा है वो उस संदर्भ में अपना एक कानून को पारित करे, जो नियम के तहत पारित करे, ठीक है ना। तो ये हो गया अध्यादेश। उसके बाद आपने देखोगे ये नियम और विनियम क्या होते हैं, ये एक कानून से अलग कैसे होते हैं। ये देखो, कार्यपालिका जो होती है ना, एग्जीक्यूटिव होती है हमारी, यानी कि जितनी प्रशासनिक इकाइयां होती हैं, मान के चलते हम जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली पुलिस है, वो अपनी कोई गाइडलाइन जारी कर लेगी, ट्रैफिक रूल्स हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से जो चीजें होती हैं ये क्या ना, कार्यकारी है, या हो सकता है जो कोई मिनिस्ट्री है वो लागू कर देती है, वो नियम बनाती है और उसे लागू कर देती है। वो क्या, ये किसके द्वारा? कार्यपालिका के द्वारा लागू की जाती है। और इन्हें क्या कहते हैं? नियम। नियम और विनियम, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो किसके? कार्यपालिका के द्वारा लागू किए जाते हैं, इन्हें ये कहते हैं। उसके बाद कुछ होते हैं उपनियम होते हैं, यानी कि स्थानीय निकाय। अब क्या होता है कि जो स्थानीय निकाय हमारी हो गई पंचायती राज में, जो हमारी जो स्थानीय निकायां होती हैं, जैसे जो जो पंचायत हो गई, ठीक है ना, तो वो अगर कोई नियम लाती है कि मान के चलते हैं कि कोई लोकल लेवल पे मेला लग रहा है तो उसके लिए कुछ नियम है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं उपनियम कहते हैं, ठीक है ना। क्यों उपनियम? क्योंकि वो उसी स्थानीय लोकल लेवल पर ही लागू होंगे और कोई वाइड लेवल पे उस पर लागू नहीं होंगे, ठीक है, उन्हें इस उपनियम। तो इस प्रकार से आप समझ गए, सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान, इसका सबसे ऊंचा स्थान होता है। इसी के जो मार्गदर्शन में जो कानून बनते हैं वो बनते हैं, पहला आता है संसदीय कानून यानी केंद्र के। उसके बाद जो कानून होता है, अगर केंद्र का कोई कानून ऐसा नहीं है तो राज्य भी अपना कानून बना सकता है, ठीक है। और उसके बाद में और एक चीज याद रखना, अगर राज्य और केंद्र में कोई कानून है तो केंद्र का पहला माना जाएगा सशक्त, क्योंकि केंद्र को शक्तियां थोड़ी राज्य की अपेक्षाकृत अधिक दी गई हैं हमारे संविधान में। उसके बाद आता है फिर इमरजेंसी, अगर पड़ती हो कोई कानून ना तो केंद्र में है और ना ही राज्य में है और अचानक उसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, तो क्या आता है? अध्यादेश। अध्यादेश क्या है? बिना संसद में या बिना विधानसभा में पारित करके लाया जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद आता है नियम विनियम, विनियम विनियम रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं। ये कौन, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका पारित करती है, ठीक है ना, उसके वो नियम बनाती है। और इसमें किसी प्रकार के संसद में का कोई रोल नहीं रहता नियम विनियम में, ठीक है। उसके बाद आता है उपनियम, यानी कि जो लोकल लेवल पे, तो इस प्रकार से हमने देखे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था संविधान का परिचय, और ये हमारी संविधान की सीरीज में सबसे पहला वीडियो, बेसिक टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की, बहुत सरल और सहज तरीके से समझने की। आने वाली वीडियोस में हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लेवल अपना अप करते रहेंगे, और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट को एक ऐसे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जिससे चीजें रटने की बजाय आपको आसानी से समझ में आने लगे। पॉलिटी को समझना कठिन नहीं है, लेकिन उसका जो तरीका होता है वो अक्सर हम गलत करते हैं, हम रटने में फोकस करने लगे, चीजें एक बार को याद हो जाती है फिर दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो पढ़ने का तरीका, संविधान अपने आप में बहुत कठिन सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आप इसका जो तरीका है वो सही करिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं आपको इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।